हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे। सो आज हमें स्टार्ट करना है रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज़ फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है आपके पास। एंड एनसीईआरटी में देखा जाए तो पार्ट 2 का पहला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th। क्लियर? तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेडॉक्स के बारे में आपने कुछ सुना है अभी तक, कुछ भी? बोले हाँ सर, थोड़ा सुना हुआ था सर, क्लास 10th में सर पढ़ाया गया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, 5वीं टाइप थी सर रेडॉक्स रिएक्शन, बस। और कुछ तो कह रहे सर हमने कुछ भी नहीं सुना। क्लियर? तो ये तो सबने देखा होगा। क्या बोले सर, जब कुरकुरे का एक नया पैकेट लाते हो आप, क्लियर, तो जैसे ही आपने उसको टीयर अप करके खाना शुरू किया, टीयर अप मतलब फाड़ करके खाना शुरू किया, तो क्या होता है उसमें? आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? कुड़कुड़ की। खैर, क्रंच आता है हमारे पास। तो क्रंच का मतलब कि ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ आवाज़ आता है, साउंड आती है आपके पास। क्लियर? लेकिन जैसे आप उसको कुछ टाइम देर तक रखा रहें, तो ऐसे ही ओपन पैकेट, तो क्या होता है हमारे पास कि फिर जब आप उसको खाते हो तो उसका जो क्रंच होता है वो आपका चला जाता है। ऐसा होता है नॉर्मली, ये तो सबने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो अब ये मत कहना सर रेडॉक्स हमको नहीं पता। बोले सर इसमें रेडॉक्स कहाँ से आ गई? इसमें भी रेडॉक्स है। ये हुआ कैसे? जब आपके पास कुरकुरे का पैकेट था तो पहले कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्लियर? वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखती है। कहने का मतलब जहाँ पर वो होगी वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। सो दैट इज़ द रीजन कि वहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन जब उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती है तो उसका क्रंच बना रहता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही आपने उसको ओपन किया, अब वो आपके पास ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए, तो ऑक्सीजन उनको कर देती है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? उनमें ऐड हो रही है ना। तो मतलब यहाँ से निकल के आ गया कि जब कभी भी ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बोले अच्छा ये था सर ऑक्सीडेशन। यस। तो अब बात आती है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये एनसीईआरटी का आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। क्लियर? और इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है आपके पास, जिसको हम बोलेंगे ऑलमोस्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब नाम से देखो जरा, आप इसको नाम को यदि आप स्प्लिट करो ना, तो ये आपके पास क्या हो गया? RED रेड, और ये क्या हो गया हमारे पास? OX। सो OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, वेयर एज RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। क्लियर? तो मतलब आपके पास ये तो फैक्ट है। अच्छा, रिएक्शन आगे लिखा हुआ है, तो मतलब आपके पास आप ये कह सकते हो कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कहने का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। असल में आ रही है कि आपके पास रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। यदि रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो हम रिडॉक्स नहीं कह सकते। यदि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन नहीं हुआ, तो हम आपका उसको रिडॉक्स नहीं कह सकते। असल में आ रही है? तो डैट मीन्स यदि रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी। अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रिडक्शन कब हो रहा है और कब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का तो एग्जांपल दे दिया। क्या दिया हमने? बोलिए। यस यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसके ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट करते हैं, जहाँ पर हम क्लियरली आपको समझाएंगे कि कब हमारे पास आपके पास ऑक्सीडेशन होगा और कब हमारे पास रिडक्शन होगा। बेसिक है हमारे पास, बहुत अच्छा सा टॉपिक है आपके पास। और ये समझ लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी डिपेंडेंट है आपकी इस पर। तो पहला होता है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? कि जब कभी हमारे पास ऑक्सीजन आपका क्या हो जाए? किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए। अब इसका हम एग्जांपल भी लेते चलेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ से एग्जांपल इसका आप बोल दो। बोलो सर हमें पता है। बोलो ये तो सर सब पता था हमें, H2O2 प्लस H2O मिल गया। बात समझ में? H2 प्लस O2 एरो में H2O। तो अब आप देखो जरा, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया ना, तभी ना आपके पास वाटर फॉर्म हुआ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यहीं पर आप यदि इसको इसमें देखना चाहो तो ये हो जाता है आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? हम इसके जस्ट मतलब समझते हैं ना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो चीज़ इसमें हुई उसका अपोजिट इसमें होगा, जो इसमें हुआ उसका अपोजिट इसमें होगा। तो यदि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो ऑक्सीडेशन हुआ था, अब इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। लॉजिक समझ में है हमारे पास? सो दैट इज द रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि आप इसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CuO प्लस H2, एरो में क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। क्लियर? क्योंकि आपके पास कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे डाउट मत। यदि आपको फिर भी नहीं पता तो आप देख सकते हो, बहुत नया लेक्चर आपका क्लास 10th का। क्लियर? हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन।
आपका पढ़ा होगा प्ले लिस्ट में 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। तो अब देखिए जरा H2 आपका क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो H2 जाकर के इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो दैट इज रिएक्शन की H2O फॉर्म हो जाएगा, Cu आपका अकेला हो जाएगा। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड था, बट आपके पास इस कंडीशन में जाकर के ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया कहाँ से, CuO से, तो CuO का क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है। सिर्फ अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है, हम बाकी नहीं पढ़ रहे हैं कि इसका क्या हुआ, वो हम एक साथ पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीजन रिमूव कर गया, रिमूव करने का मतलब ये हो गया कि इसका आपके पास हो गया रिडक्शन किसमें, Cu में, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल लिख लो, जब आप नोट्स बना रहे हो तो बोले सर नोट्स कौन बना रहा है, हमने बोला ना आपको सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए, और नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो RC क्लासेस का गूगल प्ले पे, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको। खैर तो देखिए जरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन सेल्फ नोट्स की बात ही कुछ और होती है, बोले सर मेहनत करवाओगे हमसे। खैर तो क्या हो गया हमारे पास, फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई तो क्या फॉर्म हो जाएगा, P2O5। बात समझ में आ रही है। हमने पढ़ा हुआ है कि फॉस्फोरस भाई एलिमेंटल फॉर्म में आपका P4 होता है, कहीं कहीं बुक में 4P भी लिखा होता है, तो इसका हमने काट दो उसको, है ना। तो मोस्टली P4 हमने पढ़ा हुआ है जब बेसिक रूल, तो उसी पे वर्कआउट कर ले। तो P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करता है। बैलेंसिंग कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 10 हो गया 5। तो अब आप देखो जरा हुआ क्या है इसमें कि फॉस्फोरस में ऑक्सीजन ऐड ना हो गया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, P2O5 में। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका फॉस्फोरस में ऐड हो गया, तो जो यहाँ सब्सटेंस मिला उस फॉस्फोरस में ऑक्सीजन क्या है, ऐड है, तो दैट इज रीजन किसका, ऑक्सीडेशन हो गया। तो या तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो रिडक्शन। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे पास, सेकेंड नंबर आ जाता है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। कि मतलब उस केस में आपके पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इस केस में हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, H2S प्लस Br2। अब यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करनी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसीलिए बोला था 10th में बहुत बेसिक होता है, तो 10th बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए पहला चैप्टर। तो अब देखो ये आपके पास जो ब्रोमीन है ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 2HBr, सल्फर अकेला हो जाएगा। तो अब आप देखो जरा हुआ क्या यहाँ पर, ये जो था H2S, तो H2S में जो आपका सल्फर बचा तो हाइड्रोजन उससे रिमूव हो गया ना, हो गया रिमूव। देखो ना आप, H2S था तो सल्फर यहाँ अकेला बचा, हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया, तो हम कह सकते हैं कि H2S का सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ रही, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में किसके साथ उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास P4 का P2O5 के साथ हुआ, यहाँ पर CuO का Cu के साथ हुआ, H2 से कोई लेना देना नहीं H2O से। सो दैट इज द रीजन कि यू हैव टू जस्ट फोकस कि रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या था। अब इसी को जस्ट इसी में ले लें एग्जाम्पल, तो जस्ट इसी एग्जाम्पल को कैरी आउट कर लो। क्या हो जाएगा हमारे पास, H2S प्लस Br2, और एरो में हमारे पास क्या हो जाएगा, HBr प्लस H। तो अब आप देखो जरा इसमें कंडीशन क्या हो रही है हमारे पास, कंडीशन सिंपल सी ये हो रही है क्या कि अब देखो H2S था, Br2 था, तो Br2 जो था उसमें आकर के हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्लियर। दैट मीन्स 2 ब्रोमीन थे, 2 ब्रोमीन में आपके पास 2 हाइड्रोजन आकर के उसमें ऐड हो गए। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्लियर, क्या हो गया हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन, कि यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन आपका ऐड कर गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तीसरे वाले पे आ जाते हैं हमारे पास, तीसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। अब ये तो कह सकते हो नॉन मेटल, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। अब आप बोलो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहे हो उसको, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, और एक्सेप्ट करती हैं तो हमेशा उस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज द रीजन कि वी आर सेइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। बात समझ में, रेडिकल का मतलब कि जो तुरंत किसी और के साथ कंबाइन होने के लिए रेडी रहे, क्लियर। आगे देख लो जरा यहाँ पर आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, FeCl2 प्लस Cl2, एरो में क्या आ गया हमारे पास,
FeCl3। अब इसको आप यदि बैलेंसिंग देखो आपके ऊपर है, आप बैलेंस करना बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। बैलेंस हो गया, आई थिंक गलत तो नहीं करवा दिया आपने, नहीं बैलेंस है, ठीक है क्लियर। तो आप देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये जो FeCl2 था है ना, तो अब ये Cl क्या क्लोरीन, हमने पढ़ा हुआ हैलोजन पढ़ा ना 17 नंबर ग्रुप। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे NaCl में Na लूज करता है, Cl एक्सेप्ट करता है, तो हमेशा Cl एक्सेप्ट करता है। तो जब एक्सेप्ट करता है तो दैट इज द रीजन कि इसमें ऐड हो रहा है। तो ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल इस सब्सटेंस में ऐड हो रही है, तो इस पूरे सब्सटेंस का क्या हो गया हमारे पास, इस पूरे सब्सटेंस का हो गया हमारे पास यस ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और वही एग्जांपल यदि हम यहाँ पर लेना चाहें तो यहाँ पर ले लो आप SnCl2 प्लस FeCl3, एरो में आ जाएगा हमारे पास SnCl4 FeCl2। क्लियर, बात समझ में आ रही है। C कैपिटल बनाइए, स्मॉल मत बनाइए, ओके क्लियर। तो अब आप इस केस में देख लो जरा, हमारे पास बैलेंसिंग देखना चाहो आप तो बैलेंसिंग, इसमें बैलेंस है क्या, बैलेंस तो आई थिंक नहीं है अभी। तो यहाँ पर आप 2 का करा दो, नहीं 2 3 2 5 और 4 2 6। तो यदि आप इसको बैलेंस कराना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते होगे क्या वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो 6 और 2 8 और 4 4 8, क्लियर, बैलेंस होगी हमारे पास। तो अब लॉजिक समझो जरा, हमारे पास क्या है कि यहाँ पर SnCl2 है। अब SnCl2 में हमारे पास क्या हुआ, रिमूवल देखना है हमको। केवल देखो यहाँ पर FeCl3 था, 3 क्लोरीन थे, और अब कितने क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन बचे। यहाँ पर FeCl3 में 3 क्लोरीन थे, अब यहाँ कितने बचे, 2, तो मतलब 1 क्लोरीन का क्या हो गया, लॉस हो गया। पासन में आ रही। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, 2 ऐड हो गए, 4 हो गए। तो ओवरऑल देखो यहाँ से तो 6 क्लोरीन है, और यहाँ पर देखो तो 4 हैं, तो 6 से कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, और वही 2 यहाँ बढ़ गए। तो यदि हम आपसे बोले कि SnCl2 का क्या हुआ, तो SnCl2 में तो क्लोरीन ऐड हो गया है ना, तो वही तो हमने पढ़ा अभी, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्लियर। और यदि हम बोले इसका, तो इसमें से रिमूव हो गया है, तो इसका क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन। तो क्योंकि हम रिडक्शन वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम केवल रिडक्शन शो कर देंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। लास्ट वाला हमारे पास जो होता है 4th नंबर, वो होता है आपके पास एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल, और यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके पास और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लियर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। और यहाँ पर हम कह सकते हैं 4th नंबर क्या, एडिशन ऑफ मेटल। अच्छा, मेटल तो पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके पास, लॉस करते हैं। एग्जाम्पल यदि लिखना चाहो आप तो लिख लो आप Ki प्लस H2O2, क्या हो जाएगा यहाँ पर KOH प्लस I2, क्लियर। और यदि इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसमें हो जाएगा हमारे पास HgCl2 प्लस SnCl2, एरो में हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4, क्लियर। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो अब आप देखो जरा यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ मेटल, मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसमें आपके पास उसका क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। तो अब आप देखो जरा, Ki है और H2O2 है, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो Ki जब H2O2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, KOH प्लस I2। तो अब ये देखो Ki जो था इसमें, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में। तो आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। अब उस नॉन मेटल में मेटल लगी हुई थी, तो मेटल आपके पास यहाँ जाकर के आप देख रहे हो कि मेटल उसमें नहीं बची, मतलब मेटल का रिमूवल हो गया। तो इसका क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं, सेम रीजन, क्योंकि उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही। यहाँ पर देख लो HgCl2 है ना, यहाँ पर SnCl2 है। तो अब इसमें देखो, यहाँ पर मरकरी 1 था, Hg मेटल है ना, मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ये मेटल है, और यहाँ पर 2 मेटल हो गई। तो मतलब आपके पास क्या हो गया, उसमें 1 मेटल एक्स्ट्रा हो गई ना। बात समझ में आ रही है। तो एडिशन ऑफ मेटल मतलब रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इसका आपके पास इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्लियर। तो ये तो हमने पढ़ लिया आपके पास सारे केसेज में। अब थोड़ा सा इसमें हम और हाईलाइट कर लेते हैं इसको, देखते हैं ब्लू मार्कर कहाँ गया। देखिए जरा इसमें क्या, कि जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है P4 प्लस 5O2 तो P2O5, तो हमने ये पढ़ा कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो O2 है, तो अब ये P क्या, फॉस्फोरस मेटल है ना, तो अभी हमने वही तो पढ़ा। यहाँ पर ये देखिएगा मेटल का एडिशन, इसीलिए हम एक एक बता रहे थे, क्योंकि जब चारों पढ़ लें तब आपको समझ में आता। खैर, तो अब देखो ये मेटल ऐड हो रही ना ऑक्सीजन में,
है ना। तो यही आपका इसके साथ क्या शो कर देगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी एडिशन ऑफ मेटल है तो मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। क्लियर। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन हो गया, और वही ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड भी तो हो रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। H2S में देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, लेकिन Br2 में हाइड्रोजन ऐड भी तो हो रहा है ना, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या है, रिडक्शन, और ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देख लो H2S Br2 सेम कंडीशन, वो तो हम यहाँ कवर कर ही चुके हैं। अब देखो इसमें FeCl2 में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन, लेकिन Cl2 में Fe ऐड भी तो हो गया ना, तो Cl2 का इस पूरे सब्सटेंस के साथ क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर देखो FeCl3 था FeCl2 के साथ, तो आप देखो जरा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल रिमूव हो गए, है ना, लेकिन यहाँ पर आपका वो ऐड भी तो हुए ना, तो यहाँ पर जब ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। ऐसे यहाँ पर देख लो Ki का I2 के साथ, तो मतलब इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल रिमूव हो गया ना, तो मतलब इसका क्या हो गया तुम्हारे पास, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो K ऐड भी तो हो गया ना, तो मेटल ऐड हो गई तो रिडक्शन। क्लियर। ऐसे यहाँ पर देख लो कि यहाँ से Hg एक और मेटल ऐड हो गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, लेकिन वहीं पर यहाँ नॉन मेटल भी तो ऐड हो गई ना, तो यहाँ 2 क्लोरीन थे, कितने हो गए, 4 क्लोरीन, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ये 4 पैरामीटर। तो ये तो 4 तो आपको बेसिक हो गए, सिर्फ 6 टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, और 6 टाइप हमको पढ़ने रिडक्शन में। तो इतना तो हमने 10th में पढ़ा हुआ था। क्लियर। इसको थोड़ा सा और हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर कि क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं बहुत छोटी सी, लिखा हुआ हमारे पास FeO प्लस CO, एरो में आपके पास Fe प्लस CO2। अब यदि बोला जाए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका रिडक्शन, तो देखो जरा आप FeO से Fe में ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना आपका, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन को हमने क्या पढ़ा हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पर CO था, CO से CO2 का मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है। तो मतलब आपसे यदि बोला जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या हो गया, तो आप बता दोगे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हमारे पास हो गया इसमें CO, है ना। और यदि बोला जाए कि भाई रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या हो गया हमारे पास, तो आप बता दोगे कि भाई हमारे पास जो FeO है। क्लियर। तो सब्सटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो हमारे पास एजेंट लिखा हुआ है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट, तो ये चीज़ आपको समझनी है। एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यदि डेफिनेशन बोली जाए हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज another substance by reducing itself। क्लियर कि मतलब आपके पास खुद को वो रिड्यूस करके दूसरे वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऐसे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहो तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द substance which reduces another substance by oxidizing itself। क्लियर। बात समझ में आ रही है, क्लियर, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। तो मतलब हम यहाँ पर यदि बोलना चाहें कि भाई हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है मतलब FeO, और यदि बोला जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है दैट इज CO। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अब देखो यदि आपका ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो मतलब ये तो खुद का तो इसका रिडक्शन हो गया, लेकिन इसने दूसरे वाले सब्सटेंस को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया।
लॉजिक यहाँ समझिएगा हमारे पास, यहाँ पर ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसका जो एक ऑक्सीजन आपके पास हटा ना, तो उस ऑक्सीजन को इसने एक्सेप्ट करके खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो मतलब ये खुद रिड्यूस होकर के दूसरे वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऐसे ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले को इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसका ऑक्सीजन इसने ले लिया। पास में आ रही है? तो जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेसिप्रोकल, और जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्यों होता है ये हमने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बता दिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो एक आपका छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग कर लेते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ हमारे पास, क्वेश्चन में एक रिएक्शन लिखी हुई है, Cl2 प्लस H2S 2HCl प्लस S। अब इसमें आपको चारों चीज़ें बतानी है, क्या कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि ये चारों की चारों चीज़ें रिएक्टेंट से लिखी जाती है। स्टूडेंट बहुत बार मिस्टेक कर देता है, पता चला उसने प्रोडक्ट उठा के रख दिया। तो आपको याद रखना है कि चारों की चारों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्टेंट में से ही होंगी, प्रोडक्ट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट भी आ जाए, बट जितनी भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में एक खास बात ये होती है कि सिर्फ 2 ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब एक रिएक्टेंट का दूसरे वाले प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीडेशन और एक रिएक्टेंट का दूसरे वाले के साथ रिडक्शन, मतलब 4 सब्सटेंस केवल पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉमन प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दे, बट ऐसा नहीं कि हमारे पास 6 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट हैं तो मतलब सब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो इस चीज़ को फोकस करिएगा। तो ये चारों चीज़ें कहाँ से होंगी, रिएक्टेंट। तो सबसे पहले देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 है, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या, रिडक्शन। H2S है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या हो गया, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या हो गया हमारे पास, H2S। जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? बोले सर ये तो बहुत ईजी था, तो समझ लो आप इसको। क्लियर? तो आ जाते हैं आपके पास 5th नंबर पार्ट पे, जिससे हम पढ़ेंगे आपका कि कैसे आपका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखिएगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपको कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। यदि इसका ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का क्या, रिडक्शन। यदि इसका रिडक्शन दूसरे वाले का क्या, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपसे जस्टिफाई करने के लिए आ जाए कि जस्टिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रेसिप्रोकल, तो आप बोल सकते हो कि इन एनी रिएक्शन इट इज़ कंपल्सरी that if there is oxidation then there will be reduction if it is a redox reaction, and that is the reason we can say that this is reciprocal. Okay, so यहाँ पर 4 टाइप तो हमने पढ़ लिए थे उस समय, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया, ये 5वां टाइप है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल, मेटल नॉन मेटल का एडिशन रिमूवल के बिहाफ पे पढ़ा था, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बिहाफ पे। तो जैसे सपोज करो इसका एग्जाम्पल ले लें, हमने बोल दिया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है ना। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है, नॉर्मली देखना है यहाँ पर, यदि कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म हो जाएगा CaO। बैलेंस कराओगे इसको आप तो ये समथिंग बैलेंस होकर के हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ फॉर्म करके दिखा रहे हैं कैसे। देखिए कैल्शियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन ले लिया हमने, उस ऑक्सीजन का लेवाइस सिंबल, लेवाइस सिंबल का मतलब क्या होता है, लेवाइस सिंबल का मतलब होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी के सराउंडिंग स्मॉल स्मॉल सर्किल बना के लिख दिए जाते हैं। जैसे कि मतलब सपोज करिए ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसको कैसे स्प्लिट करोगे 2,6 से, तो ये 6 क्या है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज द रीजन कि हमने इसको स्प्लिट करके रख दिया। इसी को बोलते हैं हम क्या, लेवाइस सिंबल, LEWIS। क्लियर? लेविस भी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना। ऐसे ही आपके पास कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो आप 20 को क्या लिख सकते हो 2,8,8,2। तो ये 2 हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमने यहाँ पर रख दिए। अब आप देखो जरा होगा क्या हमारे पास, होता ये है कि ऑलमोस्ट ये जब इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है बेसिक रूल कि मतलब हर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस है गेन करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ से जो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसको 2 चाहिए 8 करने के लिए, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं तो इसको 8 करने के लिए 2 लूज कराने हैं, तभी तो 8 पे आ पाएगा ये। तो
तो दैट इज द रीजन कि 2 लूज कर देगा, ये 2 गेन कर लेगा। तो मतलब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन कभी सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, केमिकल रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। क्लियर? तो दैट इज द रीजन कि 2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से होगा क्या कि जब 2 ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस सी बात 2 कैल्शियम होने चाहिए, तभी तो जाकर के इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो पाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, कुछ ऐसा देखिएगा, 2 हमने बाहर कर दिया, ऑक्सीजन कुछ हमने ऐसा कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर इसमें लूज करा दिए गए ऑक्सीजन पे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर लूज करा दिए गए तो अब आप देखना ज़रा होगा क्या, यहाँ से आपके पास इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हो जाएगा 2-। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaO। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई 2CaO। कौन कौन कंबाइन होने पर, जब कैल्शियम आपके पास कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2 कैल्शियम ना कंबाइन हुए, ऑक्सीजन कितने थे 2, तो ये फाइनल रिएक्शन हो गई। बोले सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग नहीं, अब देखो इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किए, कैल्शियम ने, गेन किसने किए, ऑक्सीजन ने। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही है आपके पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये होता है आपके पास याद करने का तरीका क्या, लियो। लियो एक वर्ड है, द लायन सेज गर्र, तो ये गर्र की आवाज़ आती है, गर्र की, तो उस गर्र से हमको केवल इतना उठा लेना है कि लायन कैसे गुर्राता है, या यहाँ पर लायन रोर्स कह सकते हो, कहता कहाँ भैया गुर्राता है, खैर रोर्स कह सकते हो कि द लियो द लायन रोर्स गर्र। तो लियो का मतलब एल का मतलब लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, जी का मतलब गेन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब रिडक्शन। तो जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है मतलब वो आपका खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब वो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हमने पढ़ा हुआ है क्या, यहाँ नोट आप लिख लीजिएगा कि जो मेटल्स होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लॉस करती है, और जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी, बात समझ में आ रही है, तो जब लॉस करेंगी तो उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और तो यहाँ से ये हो जाएगा मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करती है, एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत चीज़ें ऐड हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें यूज होंगी इसलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ध्यान समझिएगा। लॉजिक समझ में आ गया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, लॉस करने पर आपके पास खुद हो गई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और जब खुद ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस मतलब बन गई रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे नॉन मेटल गेन करेंगी मतलब रिड्यूसिंग सब्सटेंस तो बन गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि वाई मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आप बता सकते हो, है ना। ओके, खैर यहाँ से ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ना उसमें आप देखिएगा वहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास मेन इनऑर्गेनिक, बताएंगे लास्ट में कौन सा टॉपिक है। खैर देखिएगा जरा हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला हमारे पास है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपके पास। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में लिखिएगा आ रिएक्शन इन विच द रिएक्टिंग species which is capable of losing electron and that of capable of gaining electron present in the
same solution is called direct redox reaction. क्लियर? बोलो सर बड़ी डेफिनेशन हो गई। बड़ी डेफिनेशन नहीं होगी, इसका आपने पढ़ा भी हुआ है, इसको हम समझ सकते हैं। क्या देखिएगा जरा इसको, यहाँ पर हम एक ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सपोज करिए हमने आपके पास एक कंटेनर ले लिया, हमने आपके पास और छोटा सा ले लेते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया। अब इस बीकर में हमने ऑलमोस्ट आपके पास सपोज करिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर आपको पता ही होगा, है ना, कि मोस्टली आपके पास कैसा होता है, आपके पास ब्लू कलर होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इसी में हमने आपके पास एक रॉड डिप कर दी। अब ये रॉड जो हमारे पास थी, ये थी जिंक रॉड। जिंक रॉड हमने आपके पास डिप कर दी इसमें। अब यहाँ पर हमने देखा आफ्टर सम टाइम हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास कंडीशन आ गई वो कुछ ऐसी आ गई कि पहले जो हमारे पास था इसका कलर कैसा था, आपके पास ब्लूइश था, है ना, ब्लूइश कलर। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट है। फिर आपके पास यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ ऐसा देखा कि ये जो आपके पास मेटल रॉड थी, तो ये नीचे नीचे से थोड़ा सा आपके पास डिजॉल्व होने लगी। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, सम पार्ट ऑफ Zn डिजॉल्व्स। क्लियर? और यहाँ पर आपके पास रेडिस पीपीटी ऑफ Cu डिपोजिटेड, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लूइश कलर फेड्स अवे। क्लियर? क्या हो गया, मतलब हमारे पास हल्का हो गया, मतलब धीरे धीरे वो और हल्का हो गया, फेड्स हो गया। तो अब इसमें हुआ क्या हमारे पास, तो आप देखो जरा, कॉपर सल्फेट था। अब जब इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, Zn के साथ, तो हमने पढ़ा हुआ है कि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 + Cu। बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, हमने ये तो पढ़ा हुआ है। तो अब आप देखो जरा, जब हमने जिंक रॉड इसमें डाली तो पहले हमारे पास क्या था इनिशियली कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो नॉर्मली आपके पास जो कलर इसका था वो बना रहा। लेकिन जब धीरे धीरे हमने रखे रहने दिया, तो क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये आपका जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर है उसको वो डिस्प्लेस करने लगा। तो पहले देखो CuSO4 पूरा कॉपर इसमें डिजॉल्व था सल्फेट सॉल्यूशन में, ब्लू कलर का था, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उस कॉपर को डिस्प्लेस करने लगेगा कौन, ये जिंक मेटल, तो इस मेटल का जो पोर्शन डिस्प्लेस मतलब कि सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होगा, तो वो पार्ट इसका क्या होगा, आपका पास डिजॉल्व होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका शेप बिल्कुल आपका परफेक्ट आ रहा था, तो वो शेप आपके पास ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो जिंक है इसका कुछ पार्ट इसमें डिजॉल्व हो गया, और जब जिंक का कुछ पार्ट डिजॉल्व होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर अलग होगा, तो कॉपर अलग होगा तो वही कॉपर आकर के नीचे आ गया। तो जब कॉपर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिमूव होता जाएगा, तो उसका जो ब्लू कलर है वो भी क्या होगा, फेड होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टिंग स्पीसीज विच इज कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है हमारे पास, यहाँ पर आप देखो कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आपके पास, कि यहाँ पर Cu2+ था। क्लियर? यदि आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप देख सकते हो कि Cu2+ और यहाँ पर आपके पास Zn। क्लियर? और ये हो गया आपके पास Zn2+ + Cu। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किया हमारे पास, लॉस किए। लॉस करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा हुआ है कि एक ऐसा सॉल्यूशन, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था पहले, ये कंडीशन, जिंक आपके पास गेन कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जिंक ने अपना लॉस कर दिया, तभी तो आपका जिंक डिजॉल्व हो गया इसमें, और कॉपर आपके पास यहाँ फॉर्म हो गया। तो कंडीशन क्या हुई कि इस सॉल्यूशन में कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो दैट मीन्स वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में हो रही हूँ। बात समझ में आ रही? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है, इसी में आपका गेन भी हो रहा है। पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन एक ही सॉल्यूशन में हो रही है और डायरेक्ट कांटेक्ट में हो रही है, कि मतलब दोनों जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब कॉपर और जिंक एक दूसरे के किस में, कांटेक्ट में, और दैट इज अ रीजन दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।
तो अब ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट क्या है, जहाँ पर दोनों आपका स्पीसीज जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो, कॉन्टैक्ट में तभी होंगी जब रिएक्शन आपका एक ही सॉल्यूशन में हो रही है, इसलिए लिखा हुआ है आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड आपके पास, अभी तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। पहली होगी डायरेक्ट, दूसरी क्या होगी हमारे पास, इनडायरेक्ट। लिखेगा हमारे पास रिएक्शन इन विच reacting species which is capable of losing electron and that capable of gaining electron are kept separately and the transfer of electron takes place, transfer of electron from one to another does not take place directly। क्लियर, बात समझ में आ रही है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें। तो सेम कंडीशन, कुछ सेटअप बना लिया हमने आपके पास ऐसा। यहाँ पर हमने ले लिया आपके पास इलेक्ट्रोड। क्लियर, सेम कंडीशन हमने आपके पास यहाँ पर बना लिया, आपके पास यहाँ पर भी हमने ले लिया आपके पास एक इलेक्ट्रोड। अब उसके साइज पे मत जाइएगा, बोलो सर एक इलेक्ट्रोड पतला है, सर एक मोटा है, आप बना सकते हो। क्लियर, ये आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ लगा हुआ है गैल्वानोमीटर, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वानोमीटर तो जानते हो, 10th में पढ़ा होगा आपने, करंट जब फ्लो होता है तो डायरेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्ट होता है। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये आपके पास इसको बोलते हैं, ब्लू मार्कर कहाँ गया भी, ओहो यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज, और नीचे लिख देंगे प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर, कि मतलब आपके पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे लीजिएगा मेटल, या यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड, और ये हमारे पास लिख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इतना एनफ है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप साइन बना दो, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है ना। तो यदि देखो आप, जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अब इसका मतलब साफ है कि जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उधर नेगेटिव होगा, जिधर जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दैट इज इनकी साइन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, देखो ये जो आपके पास है यहाँ पर, अब ये तो फैक्ट है कि भाई हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, है ना, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड आउट करेगी, वरना रिएक्शन कैसे प्रोसीड आउट करेगी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब वो सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, ऐसी मेटल का जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, और ऐसी मेटल का जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, दूसरा आपका क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। लॉस वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और जिसके पास कम होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तब होता क्या है कि यहाँ पर ये दो अलग अलग कंटेनर है। डायरेक्ट वाले में क्या था, एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ अलग अलग कंटेनर। अच्छा ये देखो, ये कंटेनर एक दूसरे से दूर दूर रखे हुए,
रिएक्शन कभी भी इनकी डायरेक्टली प्लेस नहीं करेगी। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, आर केप्ट सेपरेटली एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली। ये आपका डायरेक्टली प्लेस नहीं करते, तो इसलिए इसमें आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, बनाने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। ये अगर पेस्ट होता है, आप 12th में पढ़ोगे सॉल्यूशन में, वहाँ पढ़ाया जाएगा डिटेल में। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है आपके पास कि जो इसके आयंस होते हैं वो इधर जाते हैं, जो इसके होते हैं वो आपके इधर आते हैं, तो कंटिन्यूसली ये आपका बना रहता है। और जब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनी रहती है और दैट इज अगेन की रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। तो ये एक दूसरे से अलग अलग रखे हुए हैं, क्लियर, फिर भी रिएक्शन प्रोसीड आउट कर रही है। किसकी वजह से कर रही है? सॉल्ट ब्रिज की वजह से। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बैलेंस करता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये था इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं हम क्या? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट लिखने थे हमारे पास, देखिएगा इसमें नोट लिख दीजिए हमारे पास। पहला, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम एनोड, कि इलेक्ट्रॉन जो हमेशा लॉस होगा वो हमारे पास कहाँ से होगा? हमेशा एनोड से होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एनोड से होगा लॉस तो गेन कौन करेगा? कैथोड। बात समझ में आई? तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर लॉस कर रहा था तो प्लस चार्ज आना चाहिए था, बस वो दूसरा पॉइंट देख लो। क्या? इन गैल्वेनिक सेल, दो टाइप के आपके पास मोस्टली सेल होते हैं। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज टेकन एज नेगेटिव, वेयर एज in electrolytic cell it is positive। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब गैल्वेनिक सेल होगा तो वो आपका नेगेटिव साइन रखेगा, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो आपका वो पॉजिटिव साइन रखेगा। लॉजिक समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका एनोड से ही होगा, कैथोड पे आपका एक्सेप्ट होगा। तो ये था बेसिक आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन का, जहाँ पर हमने पढ़ा आपके पास कि 5 टाइप्स पढ़े आपके पास कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन 5 टाइप से कैसे कैसे होता है। सबकी रिएक्शंस पढ़े, एग्जांपल पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, उसका टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी। तो यहाँ से उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं वो भी करेंगे, अलग अलग रूल्स भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा। टिल देन एंजॉय एंड टेक केयर।